अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऑल प्रेज़ बी ऑन टू गॉड। सबसे पहले मैं सलाम और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने चीफ साहब का, एससी साहब का, एग्ज़ाम साहिबान का और ख़ास तौर से इलेक्शन बॉडी का, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया अपनी बात रखने का और इसमें पार्टिसिपेट करने का, जो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं। मेन वजह जो मेरा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का ये रहा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जब ये मैसेज दी थी कि वो अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर मुझे दोस्तों ने एक मशवरा दिया, हाँ इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैंने उनसे ये कहा कि कोई और पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं, उन्होंने ये कहा कि और कोई नहीं कर रहा है। तो मुझे एक शौक लगा कि दैट मीन्स इसमें एक लीडरशिप क्राइसिस जनरेट हुआ है, यानी एसोसिएशन में एक लीडरशिप डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। तो उस रीज़न की वजह से और बाकी बहुत से रीज़न्स थे कि मैंने फिर डिसाइड किया नहीं, मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए और जितनी भी मेरी छोटी सी नॉलेज है या एक्सपीरियंस है या बाकी चीज़ें, तो मुझे चाहिए अपने छोटों से शेयर करूं, अपने कलीग से शेयर करूं। तो अल्टीमेटली हमने ये डिसाइड किया कि मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो क्योंकि टाइम बहुत कम होने की वजह से, टाइम कंस्ट्रेंट था, तो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन भी डाली हुई थी कि कुछ बहुत से इसमें जो मेजॉरिटी है उनके वोटिंग राइट्स नहीं हैं, तो उनके वोटिंग राइट्स के बारे में मैंने एक रिप्रेजेंटेशन डाली थी और ये भी कहा था कि कुछ टाइम इसको थोड़ा इलेक्शन को डेफर किया जाए। बट जो भी इलेक्शन बॉडी ने डिसाइड किया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो भी कंस्ट्रेंट थे अपने बायलॉज से, तो वो अपने बायलॉज के हिसाब से चले। तो मेरे लिए फिर वो कोई इशू नहीं रहा। मैंने कहा चलिए ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने अपने बायलॉज को फॉलो किया, मैंने जस्ट एक सजेशन दिया था। तो अल्टीमेटली फिर मैं इस कैंपेनिंग में आया। मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था इन सूरत में कैंपेन करना, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे मुझे हर जगह पहुंचना पड़ रहा है। AEE साहिबान से मिलना पड़ रहा है, JE साहिबान से, इंडिविजुअल कैपेसिटी में एग्जाम साहिबान से मिलना पड़ रहा है, तो वो टाइम बहुत कम है। तो ये चीज़ें देख के फिर मैंने ये देखा, हमने डिसाइड किया कि नहीं, एक वीडियो मैसेज दी जाए अपने दोस्तों को। एक वीडियो मैसेज में उनको ये कहा जाए कि हमारे आइडियाज़ और ओपिनियंस क्या हैं, हमारा मॉडस ऑपरेंडी कैसा रहेगा, कैसे वर्क करेंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे या रिजॉल्व करेंगे, तो जिसमें सबका पार्टिसिपेशन हो। तो अल्टीमेटली उन बिना पे हमने फिर ये सोचा कि एक वीडियो मैसेज दी जाए। बहुत सी जगहों पे मैं गया, जिन से मिल पाया मैं AEE साहिबान से, उनका तो काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, JE साहिबान से, एग्जाम साहिबान से, जिन से मैं मिल पाया उन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने एटलीस्ट मुझे सुना, एक पेशेंट ईयर मुझे दिया, तो मेरी बात सुनी, मेरे आइडियाज़ सुने, क्वेश्चंस किए, बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। लेकिन उन दोस्तों से, उन जूनियर से, उन सीनियर से माफ़ी चाहता हूँ जिनके पास मैं अपनी बात न रख पाया, मैं उनके पास नहीं पहुँच पाया टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। उनसे तो माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, आइंदा हो सकता है कभी मुझे उनसे मौका है उनसे मिलने का या उनसे बात करने का, तो उनके पास जा सकूं या उनसे बात करके अपने आइडियाज़, ओपिनियंस को उनके शेयर कर सकूं। मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, इसको हम कट शॉर्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें तो, बहुत सी चीज़ें हैं जो कहनी है, लेकिन पर्टिकुलरली मैं फोकस करूँगा कि जो हमने मैनिफेस्टो बनाया है या जो प्रेजेंटली जो इश्यूज़ आगे आ रहे हैं एसोसिएशंस को इन जनरल या बेसिकली डिपार्टमेंट को फेस करने पड़ रहे हैं, उनमें हमने पहला इशू ये जो रखा था एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का। लेकिन मैं हैरान हो गया, मैं शॉक रह गया, जितनों से मैंने बात की मेजॉरिटी ये इसका वे ऑफ वर्किंग, इसका डायनेमिज्म नहीं जान रहे हैं ACP का। तो हत्ता कि 99 से, इसमें जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किए थे 99, उसके बाद इसमें काफ़ी चेंज आए हैं। तो इंटरनल डायनेमिक्स इसकी बहुत डिफरेंट है, इसके 3-4 कंपोनेंट्स हैं, उनको इस वीडियो में शेयर करना तो बहुत बड़ी मुश्किल सी बात है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि बेसिक फ्रेमवर्क ग्राउंड पे जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पे अब उसको ACP नहीं बोला जाता है, इसको हम अब MACP के नाम से बोला जाता है। ये जब इसमें मॉडिफिकेशन हुई तो इसका आजकल तो ऐसे ही बोला जाता है, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन के नाम से ये जाना जाता है। इसमें आप सिंपली तौर से अगर मैं आपको समझा पाऊँ, इसमें यह है कि
एक 10 साल, 20 साल और 30 साल तक ये एक टाइम स्लॉट रखे गए हैं कि अगर 10 साल तक एक इंजीनियर या एक एम्प्लॉय की प्रमोशन नहीं होती है, 10 साल में ड्यू था, तो 10 साल के बाद उसको एक नॉन फंक्शनल प्रमोशन दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स। यानी वो उसको उस लेवल में लिया जाएगा जो जो उसको प्रमोशन से मिलना चाहिए था। और मान लीजिए फिर और 10 साल में इसको नहीं मिल रही है, यानी 20 ईयर्स तक, तो 20 साल के अरसे में उसको दूसरी प्रमोशन दी जाएगी। इसी के बाद अगर और प्रमोशन नहीं मिल रही है, ऐसे ही आगे चलेगा, और 30 ईयर्स की जब उसकी सर्विस हो जाएगी तो 30 ईयर्स में उसका और एक लेवल, नेक्स्ट लेवल जो है वो दिया जाएगा। यानी टोटली 3 लेवल्स में है अभी, 10 साल के, 20 साल के और 30 साल के। हम एज ए राइट इसको परस्यू करेंगे कि भाई ये राइट है उन एम्प्लॉयज़ को जिनको प्रमोशन नहीं मिल रही है, खास तौर से जिनके अब ऊपर वैकेंसीज कम हो रही हैं। उसके बाद हमारा था रेगुलराइजेशन जो इंजीनियर्स का था, बहरहाल वो तो आगे चल ही रहा है, उसमें भी काफ़ी हद तक एसोसिएशन ने कामयाबी हासिल की है, हमने इसमें डिपार्टमेंट बहुत आगे है। लेकिन साइमल्टेनियसली हमें फोकस करना पड़ेगा। रेगुलराइजेशन तभी पॉसिबल है जब आपके ऊपर काफ़ी पोस्ट क्रिएट हो या वैकेंसीज क्रिएट हो। लेकिन ऑन द अदर वे, मिसाल के तौर पे, सॉरी टू से, जैसे एमईडी वगैरह बाकी डिपार्टमेंट्स ये श्रिंक होते जा रहे हैं हमारे, यानी ऊपर एक बॉटल नेक आ रहा है। जितना जितना इसमें बॉटल नेक आएगा उतनी रेगुलराइजेशन होना बड़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारी वैकेंसीज खराब हो रही हैं, कम हो रही हैं और पोस्ट कम हो रहे हैं। तो रेगुलराइजेशन के साथ साइमल्टेनियसली हमें फोकस करना पड़ेगा हमारे डिपार्टमेंट के एक्सपेंशन के बारे में, पर्टिकुलरली एमईडी के एक्सपेंशन के बारे में। तो उधर मैंने प्रपोज किया है कि सबसे पहले हम एक एमईडी का एक यूटिलिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। उसमें मैं प्रपोज करना चाहता हूं कि अपने छोटे, जितने भी छोटे कलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको लिया जाए और उन पे थोड़ा काम किया जाए, उनको इकोनॉमिक मॉडल समझाया जाए, हम उनको गाइड करेंगे कैसे करना है। तो एज अ फर्स्ट फेज, एज अ पायलट प्रोजेक्ट हमने ये रखा है कि एमईडी पे एक एनालिसिस की जाए। तो सिंपल टर्म्स में समझाने का ये है कि मान लीजिए हम ये देखना चाहते हैं कि एमईडी कभी ब्रेक इवन पे पहुंचा है या नहीं, इसका एक्सपेंडिचर क्या है, इसका रेवेन्यू कंपोनेंट क्या है, जिधर ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है सर्विसेज को छोड़ के। तो वो एक एनालिसिस की जाए, फिर आप लोगों के सामने रखा जाए कि हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट एज सच किस पोजीशन पे है, हमारे पेरेंट डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। जब हमें ये फाइनेंशियल हेल्थ पता चले तो उसके बाद हम विगरसली परस्यू करेंगे इसके एक्सपेंशन में, और आगे जाके जितने भी ऊपर पावर कॉरिडोर्स हैं या बाकी जगह हैं उन पे होल हार्टेडली इस केस को फॉलो किया जाए। तो उसके बाद हमने देखा है कि एक्सटेंशन कैसे किया जाए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का कहने का मतलब ये है, जैसे हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, डंपिंग साइट तो है, हर जगह अवेलेबल है, लेकिन मैंने ये देखा है कि डंपिंग साइट्स अवेलेबल होने काफ़ी नहीं है। बेसिकली एक आपका एक मैकेनाइज्ड इसको वेस्ट को रीयूज करना या उसको डिस्पोज ऑफ करना, वो हमारे पास, उसमें हम लैग कर रहे हैं। उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की काफ़ी ज़रूरत है। तो उधर हम एक प्रपोजल पेश करना चाहते हैं जिधर हम ये दिखाएंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपको कितनी हेल्प मिलेगी, डिपार्टमेंट्स को कितनी हेल्प मिलेगी। एक फुल फ्लेजेड विंग बनाना चाहते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की, जिधर मैकेनिकल इंजीनियर्स का एक बहुत बड़ा शेयर हो। ऐसे ही टूरिज्म डिपार्टमेंट में हमारा बहुत कम शेयर है, या जो पुलिस कॉरपोरेशंस वगैरह हैं, पुलिस हाउसिंग डेवलपमेंट है, उनके पास काफ़ी मैकेनिकल चीज़ें हैं, मैकेनिकल काम होता है, उधर हमारा से बहुत कम है। ऐसे ही बाकी चीज़ें हैं, उधर हमें ये काम करना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली ये भी चाहते हैं हम कि जो हमारा एमईडी का एक कंपोनेंट है जिधर अब सर्विसेज यूज़ करते हैं या उधर हमें फेज्ड मैनर में हमें एक अब जो भी ऑब्सलीट चीज़ें हैं उनको साइमल्टेनियसली हम रिप्लेस करना चाहते हैं। तो आगे जाके पोस्ट क्रिएशन कैसे होगी, जैसे बहुत से हमारे एरियाज़ ऐसे हैं जहां अभी भी हमारे हॉस्पिटल्स, मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल डिवीजन्स अवेलेबल नहीं है। आप पुंछ की एग्जांपल लीजिए या बाकी जगहों की, तो ये प्रपोजल मूव करेंगे कि भाई वहाँ हमारे एक हॉस्पिटल डिवीजन्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि श्रीनगर ऑपरेट कर रहा है 100 किलोमीटर दूर जगह पे, या जम्मू ऑपरेट कर रहा है 100 किलोमीटर दूर जगह पे, जिसकी वजह से एक स्ट्रेन पड़ता है इंजीनियर्स पे, डिपार्टमेंट पे स्ट्रेन पड़ रहा है। तो इधर एक डिसेंट्रलाइज करेंगे। तो ठीक है, जिन जगहों पे एक हॉस्पिटल डिवीजन चाहिए आपको, उधर विगरसली फॉलो करेंगे। प्रोक्योरमेंट डिवीजन हमारे कम हैं, कुछ तो एट द वर्ज ऑफ क्लोजर हैं, उन पे होल हार्टेडली वर्क किया जाए। दूसरा चीज़ मैंने ये देखी है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में मैं काम कर रहा हूँ बहुत हार्श एनवायरनमेंट है, मैंने ये देखा है कि इंजीनियर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कभी मैंने इंजीनियर्स को एज सच कोई अप्रिसिएशन मिलते हुए नहीं देखा। कहीं ये ऐसे फेलिसिटरी फंक्शंस नहीं हुए जहां इंजीनियर्स को अप्रिशिएट किया जाए। तो हमने एक प्रपोजल किया है कि हर साल इंजीनियर्स को एक अप्रिसिएशन दी जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, या अकॉर्डिंग टू जितना भी उन्होंने एक नया काम किया है या अच्छा काम किया है या रिवाइवल का काम किया है, उधर हर एक इंजीनियर को एक अप्रिसिएशन दी जाएगी। और एक बात मैं इसमें जो दूसरा पॉइंट हमने ये इंट्रोड्यूस किया है वो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हमने जो मेगा में वो रखना चाहिए। प्रेसिडेंट साहिबान जो भी हों, इनके ऑफिस बेयरर जो भी हों, इनसे हम 4 मंथ क्वार्टरली या 6 मंथ्स के बाद इनसे हम इनसे रिपोर्ट डिमांड करेंगे। हम देखेंगे कि भाई जो इनके पास हमने काम रखे थे या जो इन्होंने हमें काम बोले थे काम करने, क्या ये उन पे खरे उतरे हैं, उन्होंने वो काम किए हैं या किस हद तक ये आगे पहुंचे हैं, तो उससे एक अकाउंटेबिलिटी रखी जाए। ओम्बड्समैन मैंने प्रपोज किया है मेगा में रहे। मान लीजिए किसी मेंबर के बारे में आपकी शिकायत है, काम नहीं हो रहे हैं, या प्रेसिडेंट साहब के बारे में आपकी शिकायत है, काम नहीं हो पाए हैं, तो आप ये ओम्बड्समैन को शिकायत रजिस्टर करेंगे। अगर शिकायत जेन्युइन है उसको रिड्रेस करने का इसमें काम होगा। और एक बात हमने ये इसमें पॉइंट डाला है, 10th पॉइंट ये डाला है कि एक फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं मेगा की, वो कैसे हमें पता चलेगी। हर मंथ में इसके बैलेंस शीट आपको दिए जाएंगे, एक्सपेंडिचर कहाँ हुआ, क्या हुआ, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितने इसमें डिपॉजिट हो रहा है, तो कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो उस वजह से अल्टीमेटली ये डिसाइड किया जाए कि एक एसोसिएशन की एक हेल्थ कहाँ जा रही है, तो उससे एक एसोसिएशन में एक फेयरनेस भी आएगी। या 11th पॉइंट मैंने इसमें ये रखा है कि राइट टू रिकॉल। मान लीजिए आपका प्रेसिडेंट साहब या कोई मेंबर साहब या कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल साहब ये मतलब काम नहीं डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम इन्हें पेश आ रही है, कोई और भी ऐसा इशू है कि फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने जॉब पे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी तरह केसेस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपली एक नोटिस दी जाएगी। अल्टीमेटली उस नोटिस का तज्जिया करेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और अल्टीमेटली जो भी इसमें अगर वो इसमें कोई रीज़न ना दे पाए, अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई काम क्यों नहीं हुआ या ये शिकायत क्या है, अल्टीमेटली प्रेसिडेंट साहब हो, कोई भी मेंबर साहब हो, तो एक लोअर पोजीशन पे लिया जाएगा। तो जो नेक्स्ट चुनना होगा, जितने भी इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर होंगे, 15 हो 18 हो, अल्टीमेटली इनमें ये और एक इलेक्शन करें और प्रेसिडेंट साहब को कोई भी हो तो उनको उस पोस्ट पे नेक्स्ट लिया जाए, लेकिन एक फेयर वोटिंग के ज़रिए। ऐसे ही मैंने ये देखा है कि हमारे रिटायर्ड इंजीनियर्स का मतलब जो भी हमसे जा रहे हैं माशाल्लाह बड़े ब्रिलियंट्स हैं, लेकिन एक ब्रेन ड्रेन सीनियर्स वहाँ की तरफ से हो रहा है। तो मैंने प्रपोज किया है जितने भी हमारे रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं किसी भी कैपेसिटी में हो, तो उनसे हम एक गाइडेंस लेंगे हर डिविजन्स में या जितने भी हमारे अलग अलग जगहों पे डिपार्टमेंट्स हैं, उधर हम उनको इनवाइट किया करेंगे और एक क्वेश्चन आंसर सेशन उनसे डिस्कस किया करेंगे। अल्टीमेटली उनसे जो एज जितने भी हैं आप वो उनसे शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस। कहीं उनको अपने डिपार्टमेंट दिक्कत आ रही है, फील्ड में दिक्कत आ रही है, डिपार्टमेंट में दिक्कत आ रही है, तो उनको वो सॉल्व कर पाएँ। दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है 20 साल की 30 साल की सर्विस में, 35 ईयर्स की सर्विस में। जब भी हमारे कोई भी इंजीनियर साहिबान रिटायर हों, उनको एक बुकलेट पेश किया जाए, उनकी कंट्रीब्यूशन उनको जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया उस फॉर्म में दिया जाए, तो ताकि वो सारी चीज़ें हाईलाइट हों, ये किस किस डिपार्टमेंट में गए थे, कौन कौन सा काम किया है, कितना रिवाइवल का काम किया है, कितना आगे जाके इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो वो हाईलाइट किया जाए। ऐसे ही मैं ये चाहता हूं कि जो इन सर्विस इंजीनियर्स जो हमारे हैं तो उनका भी एक ब्रेन ड्रेन हो रहा है। एक डिपार्टमेंट से जब वो दूसरे डिपार्टमेंट में मूव कर रहे हैं 5 साल के बाद, 8 साल के बाद, जो ये 8 साल का एक्सपीरियंस है उनका, ये ड्रेन हो रहा है जब वो दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। ये दूसरा 15 पॉइंट मैंने ये रखा था कि मेगा में एक टीम वर्क हो। टीम वर्क कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे बैच हैं 2003 से पहले, 2003 के बाद 22 तक जितने भी आए हैं 2022 तक, उनमें से हर कोई इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव रहे, 2 रिप्रेजेंटेटिव रहे, तो अल्टीमेटली ताकि जब भी इसमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट बने, एक डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, तो एक इंक्लूसिव एक डेवलपमेंट हो, मतलब पूरी डेवलपमेंट हो एज एन एसोसिएशन की भी, डिपार्टमेंट को की तो होगी लेकिन एसोसिएशन की भी एक वाइब्रेंट एसोसिएशन आपका आगे मिलेगा। वेलफेयर फंड में मैंने ये प्रपोज किया है कि हम एक वेलफेयर अकाउंट बनाएं। उस अकाउंट में क्या करें,
ऊपर वाला ना करे, जब भी किसी इंजीनियर को कोई प्रॉब्लम आए, फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आए, उसको प्रॉब्लम आए, एक्सीडेंटल केसेस में या बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें हम क्या करें, उनमें हम उस टाइम एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंसी हम एक क्राउड फंडिंग करेंगे, जितना हम उसमें क्राउड फंडिंग कर पाए, और चुपचाप जिधर हमें ये ज़रूरत है तो उधर ये दिया जाए। यानी एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंसी इसमें फंडिंग होगी, तो फंडिंग के टाइम जितना भी इसमें फंड हो रहा है, होल हार्टेडली जितने भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी होल हार्टेडली इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो फिर अपने जो भी हमारे भाई हैं तो उनको उस टाइम फिर वो दिया जाए। ट्रांसपेरेंसी ट्रांसफ़र पॉलिसी में हमने ये प्रपोज किया है, मैंने ये देखा है कि हमारे जम्मू के कुछ भाई, कश्मीर के कुछ भाई, इनकी ऐसी पोस्टिंग्स की जाती है जिधर अवेलेबिलिटी हो। कभी कभी पोस्टिंग कुछ डिफरेंट रीजंस की वजह से भी की जाती है या ट्रांसफ़र होती है, तो उनके सारे केसेस एसोसिएशन फाइट करे। तो जेके मेगा की मेंबरशिप मैंने 18th पॉइंट रखा है, इसको कैसे बढ़ाया जाए। जितने भी हमारे अब ये छोटे बच्चे आए हैं 16 बैच के या उसके बाद जो भी आए हैं, तो उनको एक वन टाइम एमनेस्टी दी जाए। इस वन टाइम वो एमनेस्टी दी जाए, अगर उन्होंने इससे पहले नहीं किया है कोई बात नहीं, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे जूनियर्स हैं, उन्हें एक वन टाइम एमनेस्टी दी जाए और उनसे एक ये मेंबरशिप ड्राइव का ये डोर ओपन रखा जाए। मैं तो इस फेवर में हूँ कि पूरा साल मेंबरशिप ये डोर ओपन रखिए, ताकि जिसको जब फुर्सत हो, जब जैसे वो चाहे तो इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। पे एनॉमली डिस्पैरिटी जो भी है उसको विग्रसली हम फॉलो कर रहे हैं, सारे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन विद इन द डिपार्टमेंट में भी जिधर जिधर प्रॉब्लम्स हैं, ए साहिबान को, AEE साहिबान को क्लर्कल स्टाफ के पास जाना पड़ता है या बाकी जगहों पे जाना पड़ता है अपनी पे ग्रेड्स को इंक्रीज करने के लिए, या चार्ज अलाउंस को बहुत फाइट करना पड़ता है। तो साइमल्टेनियसली जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो डिस्पैरिटी है उसको भी विग्रसली फॉलो करना है, और जो विद इन द डिपार्टमेंट है उसको भी एसोसिएशन एड्रेस करेगी। दूसरा मैंने ये देखा इन दिनों में, मैंने काफ़ी एक एक्सपीरियंस मिला, जितने भी हमारे बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, तो कुछ लोगों के केसेस उनके खिलाफ पेंडिंग हैं 4-4, 5-5, 6-6 साल से। अनफॉर्चुनेट, बहुत अच्छे हैं वो, अनफॉर्चुनेटली हमने उनके केसेस फॉलो नहीं किए। अब मैं ये प्रपोज कर रहा हूँ इंडिविजुअल लेवल पे कोई अपना केस फॉलो ना करे, एज एन एसोसिएशन उनका केस फॉलो करेगी। मंथली रिव्यू मीटिंग मैंने 21 पॉइंट इसमें रखा है कि जेके मेगा में मंथली रिव्यू मीटिंग्स रहेंगी। ये भी समझ पाता हूँ बहुत से हमारे दोस्त बिजी रहते हैं अपने सब डिवीजन्स में, टाइम नहीं मिलता है। उसके लिए मैंने ये प्रपोज किया था इनसे कि हम गूगल मीटिंग्स रख सकते हैं, व्हाट्सएप मीटिंग्स रख सकते हैं, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड है। अगर फिजिकल मीटिंग ना हो पाई, इलेक्ट्रॉनिक मोड से मीटिंग रखें। हत्ता कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी कोई मेंबर आपका ये कहता है कि मैं उस टाइम भी अवेलेबल नहीं हूँ, वो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस दिया करे, उसकी वॉइस हर्ट की जाएगी, उसके बाद एक डिसीजन उठाया जाए। इन सारी चीज़ों को, सारे जितने भी सजेशंस हैं, आइडियाज़ हैं, उनको ब्रेनस्टॉर्म करके उसके बाद डिसीजन लिया जाए। तो सेफ 22nd पॉइंट ये रखा है कि जो भी हमारा वर्क कल्चर है उसको सेफ गार्ड किया जाए, एनहेंस किया जाए। बहुत सी जगहों पे ऐसा देख रहा हूँ कि प्लेसेस ठीक नहीं है हमारे, ये देख रहा हूँ कि इंजीनियर्स को बड़ा मैन हैंडल किया जा रहा है, तो कोई आगे नहीं आ रहा है। इंजीनियर्स की बड़ी ग्रीवियंसेस हैं, उसमें कोई नहीं आगे आ रहा है। ख़ास तौर से टेक्निकल इश्यूज जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स या टेक्निकल ऑफिसर्स को फेस करने पड़ रहे हैं, वो बहुत बड़ा इसमें एक इशू है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि हमारा मैकेनिकल का शेड्यूल ऑफ रेट्स नहीं है, तो उसमें हम मेरे ब्रदर्स ने काफ़ी सजेशन किया है कि कैसे डेवलप करना है, कैसे देना है इसको, कैसे टॉप हायरार्की को उनको ये रिफ्लेक्ट करना है कि हम ये कैसे बनाएं, इसमें कैसे परस्यू करें। तो मैंने बड़े एक्सपर्ट से इस पर भी बात की है। तो अल्टीमेटली मेन चीज़ इसमें ये भी रखना है हमें कि हमारा शेड्यूल ऑफ रेट्स कैसे डेवलप हो, ताकि ये जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं या जो फील्ड में काम करते हैं, एस्टिमेट्स बनाने वाले हमारे जूनियर इंजीनियर्स, उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि कोई एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो इस पे भी हमारा एक काम रहेगा। एर्गोनॉमिक वर्क प्लेसेस का मैंने एक पॉइंट रखा है कि मैं बहुत सी जगहों पे गया तो रूम्स उतने अच्छे नहीं थे या ऑफिस स्पेसेस उतनी अच्छी नहीं थी। तो ये डिपार्टमेंट हमारा परस्यू करेगा, जिस डिपार्टमेंट में भी वो आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, भाई वो क्यों नहीं यूटिलाइज हो रहे हैं। आपके बाद दूसरा AEE साहिबान या दूसरे जेई आ रहे हैं, एटलीस्ट जब वो उधर आ जाए एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में आ जाए, ताकि उनकी आउटपुट प्रोडक्टिविटी उनका बढ़ता रहे। 24th पॉइंट इसमें ये रखा था कि मेगा में ग्रीवियंस चल रहे, आपकी जो भी ग्रीवियंस है किसी भी लेवल पे, किसी भी कैडर पे जो भी आपकी ग्रीवियंस है, आप सिंपली वो ग्रीवियंस वहां डालें और उस ग्रीवियंस को साइमल्टेनियसली फिर एड्रेस किया जाएगा।
और एक चीज़ मैंने ये प्रपोज की है इसमें कि भाई वोटिंग राइट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए, यानी जितने भी नए बच्चे अब इसमें हमारे डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, न्यू रिक्रूट हो रहे हैं, नए इंजीनियर्स आ रहे हैं, उनके वोटिंग राइट्स बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाए। उसके बाद उन पे उनको कन्विंस किया जाए और वो मेंबरशिप भी एक्वायर करें। लेकिन जो ही दाखिला हमारे डिपार्टमेंट में हो गया तो उनके वोटिंग राइट्स दिए जाएं। पार्टिसिपेटरी लीडरशिप मैंने एक पॉइंट इसमें ये रखा था, तो मेरे सीनियर्स ने काफ़ी इस पर मुझे बड़ा गाइड किया, शुक्रगुजार हूँ उनका। एक पार्टिसिपेटरी लीडरशिप का मतलब ये है कि जब भी हम डिसीजन ले, एक सिंगल माइंडेड डिसीजन ना हो। कल को हमें फिर ये हो कि इसमें क्या रहता है, सिंगल माइंडेड डिसीजन जब ऐसा होगा तो बाकी मेंबर्स बैकआउट कर जाते हैं। मान लीजिए वो डिसीजन फ्रूटफुल नहीं रहा तो सारा जो इसका फिर दोष होगा वो इस एक मेंबर पे या एक प्रेसिडेंट पे चढ़ेगा। ऐसा नहीं इसमें रखना चाहिए। हम इसमें क्या प्रपोज कर रहे हैं, एक पार्टिसिपेटरी लीडरशिप होगी। जब भी डिसीजन होगा, प्रेसिडेंट साहिब, जो भी प्रेसिडेंट साहिब हो, वो अपने जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं इनसे डेलिब्रेट करें, इनसे ब्रेनस्टॉर्म करें, और जो भी इसमें फिर एक डिसीजन निकले और हमारे प्रेसिडेंट साहब फिर वो डिसीजन आगे ले जाएं। इसमें ये होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में शेयर हो जाएगी। इसके बाद एक डिपार्टमेंटल मैगजीन रखना चाहते हैं। मैं जब इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान मुझे बहुत ये फील हुआ कि जो 10 साल पहले जो मेरे कलीग्स या फ्रेंड्स थे, तो 10 साल बाद मैं उनसे मिला, तो एक डिपार्टमेंटल मैगजीन रखी जाए, एक ब्रोशर रखा जाए जिसमें ये पता चले कि मेरे दोस्त कहाँ अभी काम कर रहे हैं, मेरे छोटे जूनियर्स जो हैं वो कहाँ काम कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स जो हैं, रेस्पेक्टेड सीनियर्स हैं, वो इस टाइम किस पोस्ट में काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट फेज में पहले MED का एक ये ब्रोशर बनाया जाए, तो कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ से कैसे काम हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके पास रखे, और मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं सारी चीज़ों को डेलिब्रेट कर पाऊँ, वरना बहुत सी चीज़ें थी। जैसे मैंने रिसेंटली एक चीज़ इसमें ऐड की थी, हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट नहीं है, वो मैंने प्रपोज किया कि नहीं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट या हमारी लैब होनी चाहिए, टेस्टिंग लैब्स हमारी नहीं है। तो और भी बहुत से आइडियाज़ थे जो मैं इस मैनिफेस्टो में टाइम की किल्लत की वजह से ना डाल पाया। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी बात सुनी, आपने मुझे जाना, मेरी छोटी सी नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर कर पाया, और जितने भी इशू हैं हो सकता है आगे ऊपर वाले का फजल रहे तो मैं और भी आपको ल्यूसिड तरीके में बहुत सी जो टेक्निकल चीज़ें हैं या उनका मॉडस ऑपरेंडी कैसे काम करना है, कैसे एक व्यू रहेगा, हो सकता है मैं आगे आपको वो समझा पाऊँ या आपको बोल पाऊँ। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं शुक्रिया आपका करता हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।